नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, मित्रता अनमोल है। मित्र हो और सच्चा हो तो जीवन सफल होता है, और सच्चे मित्र के कारण आप किसी भी परिस्थिति या चुनौती में ताकत आपको मिलती है और हिम्मत से आप खड़े होते हैं। आज हम ऐसी ही अनूठी और अनोखी मित्रता की बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शिवपूजन झा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं जो रिश्ता रहा है, जो संबंध रहा है भारत और नेपाल का, किस तरह का संबंध रहा है, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। देखिए, आपने इस मुद्दे को उस वक्त उठाया है जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जो हमारी विदेश नीति रही है उसकी प्रशंसा आज इमरान खान भी कर रहे हैं, और इसकी छाप कहीं ना कहीं आपको दिख रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का भी जिस तरीके से दौरा हुआ। आपने संबंध की बात की, तो ये संबंध कोई नया संबंध नहीं है, बहुत पुराना संबंध है। 3rd सेंचुरी BC तक के आपको एविडेंस मिलते हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सम्राट अशोक का साम्राज्य जो है नेपाल तक हुआ करता था। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कोशिशें हुई। तो ये संबंध जो रहा है ये बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहा है। अलग विषय है कि हमने देखा कि ये जो पहला लॉकडाउन का फेज़ था, सेकेंड लॉकडाउन का फेज़ था, इस दरमियान हमने देखा कि थोड़ी सी खटास आई। शायद उसके पीछे मूल कारण हो सकता है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस नेपाल में जो है लगातार पिछले कुछ सालों से देखने को मिला है। लेकिन अभी जब नेपाल के प्रधानमंत्री फिर से दौरा करते हैं भारत का, कुछ वक्त यहाँ पर बिताते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वो साथ में ये भी मुद्दा उठाते हैं कि हमारे उनके साथ कुछ जगह पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अलावे वो इस बात पर ज़्यादा जोर डालते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कब आप नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं। फेंसिंग नहीं है, 1850 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है भारत का और नेपाल का, कहीं पर फेंसिंग नहीं है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। जी, आपने बात की कोविड जो लॉकडाउन उस वक्त की बात की, उस वक्त भी भारत ने कई तरह के जो है सहायता प्रदान की थी, वैक्सीनेशन से लेकर हो बहुत सारी सहायता। मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि जैसा आपने बोला कि बीच में कई बार ऐसी अफवाहें या खबरें आई कि जो रिश्ता है उसमें कहीं खटास आई, लेकिन उसके बावजूद इस ये जो परिस्थिति है उसमें भारत हमेशा खड़ा रहा, मदद के लिए, सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहा। मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। अभी आप देखिए कि भारत की कूटनीति किस ओर जा रही है। अगर बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत होती है तो हम आगे हाथ बढ़ाते हैं, बांग्लादेश को मदद करते हैं, अफ़गानिस्तान को मदद करते हैं, श्रीलंका पूरी तरह से निर्भर हम पर हो गया है और हम हाथ बढ़ा रहे हैं। तो नेपाल के साथ तो हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ रहे हैं। जो हल्की फुल्की खटास आती है रिश्ते में, उस खटास से ये रिश्ते निर्णायक नहीं बन जाते। अब पूरे कोरोना काल में आप देख लीजिए, चूँकि मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है जितने भी बॉर्डर इलाके में, तो ज़रूरी सामान लगातार यहाँ से नेपाल वो जा रहा था। उसकी आवाजाही में कहीं किसी तरीके से रोक टोक नहीं थी। हम वैक्सीन की बात कर लें, और अभी हाल में आपने देखा होगा किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री वो कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को, तमाम उन अधिकारियों को जिन्होंने पहल की, और ना सिर्फ जो भारत के फंसे हुए नागरिक थे यूक्रेन में, बल्कि नेपाल के फंसे हुए स्टूडेंट्स तक को भारत वापस लेकर के आया। अब आप ऐसे सोचिए कि वहाँ के जो लोग हैं नेपाल के, उनको भी हम अपना मान रहे हैं। और अगर संबंध प्रगाढ़ नहीं होता तब कैसे, आप अंदाज़ा लगाइए कि 60 लाख से ज़्यादा नेपाल मूल के लोग वो भारत में काम कर रहे हैं। 65,000 से ज़्यादा इंडियन आर्मी में हैं। हमारी नेपाल के साथ एक ट्रीटी है जिसके तहत वो यहाँ नौकरी कर सकते हैं। हमें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम नेपाल जाएं तो वो आएंगे तो पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। जो खटास की बात हमने पहले जिक्र की थी, वो जाहिर तौर पर वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के तहत हुआ था, लेकिन हमारी एक तरीके से कूटनीतिक जीत हो रही है। हम महसूस करा पा रहे हैं नेपाल को कि वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से भारत मदद कर सकता है अपने पड़ोसी मुल्क की, उस तरीके से हम लगातार मदद कर रहे हैं। हर तरीके की सामग्री यहाँ से जाती है।
तेल यहाँ से पूरा जाता है, आप देख सकते हैं। और आप किसी भी बॉर्डर के इलाके में चले जाएंगे विकास, आप देखेंगे लंबी कतार ट्रकों की होती है। हरी साग सब्ज़ी की बात हम कर ले, हरी साग सब्जियाँ यहाँ से जा रही हैं, उनकी दवाएँ यहाँ से जा रही हैं, हमने कभी भी उसको नहीं रोका। यहाँ तक कि खाने का अनाज जो है वो भी जा रहा है। 60% उनका जो मतलब ट्रेडिंग गुड्स है वो भारत से पहुँच रहा है वहाँ तक, कभी आज तक उसे रोका नहीं गया। 2 जगह ज़रूर बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक सुस्ता जो बिहार में है और दूसरा एक इलाका है वो काला पानी का उत्तराखंड में। अगर इसी को वो मेन मुद्दा कोई बनाना चाहे तो वो बेमानी सी बात होगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। काठमांडू आप भी गए होंगे शायद, पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आपने देखा हो किस तरीके से भव्य स्वागत होता है। तो हम तो मानते हैं कि वो तो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और उसके साक्ष्य आपको 3rd सेंचुरी BC से मिल रहे हैं, 3rd सेंचुरी BC से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि 7th सेंचुरी AD में तो आप सोचिए कि ये मिथिलांचल के जो राजा थे उनका भी साम्राज्य वहाँ तक था। गोरखा रेजिमेंट की आप कल्पना कर लीजिए, तो कितना संबंध प्रगाढ़ रहा है हमारा नेपाल के साथ, वो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी अगर देखा जाए तो अगर संबंध की बात करें, हमने कल्चर की बात की, आपने चर्चा की, दोनों के कल्चर भाषाओं में बहुत अंतर नहीं है। वहाँ भी जो है मैथिली बोली जाती है, बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आपने कल्चर भी बहुत अलग नहीं है। लगता है कि हम भारत में ही हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को वहाँ मिलती हैं। आपने रिपोर्टिंग की, आपने बात की, कई चर्चाएं, कई जो यात्राएं हुई हैं उसकी भी चर्चा हुई है। तो अभी तो यात्राएं हुई, उसके पहले भी कई जो संबंध है उसको और बेहतर बनाने के लिए यात्राएं की गई, कई सेवाएं शुरू की गई, बस सेवा और किस तरह से हम वहाँ आप सफ़र कर सकते हैं, वो कई सेवाएँ शुरू की गई। मैं चाहूँगा उस पर आप बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। मुझे वो दृश्य याद है जनकपुर धाम का, प्रधानमंत्री गए हुए थे और मुझे लगता है कि 4-5 लाख से कम की भीड़ नहीं होगी। मैं रिपोर्टिंग खुद कर रहा था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो बस सेवा शुरू की थी सीधे अयोध्या तक, बस सेवा, और जिस तरीके से लोगों ने, नेपाल मूल के लोगों ने उसको लिया था, वो पूरी की पूरी सड़क भारत ने बनाई। आप जनकपुर तक जाते हैं, वो सड़क आज देखिए बहुत अच्छी बन करके वो तैयार हुई है सड़क। अब हम रेल सेवा भी बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक डायरेक्ट बस सेवा जो जनकपुर धाम से सीधे अयोध्या तक जाती है, एक बहुत बड़ी पहल के रूप में मैं देखता हूँ। जो लोगों में जोश मैंने देखा था प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जनकपुर में ही, वो इस बात की तस्दीक करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सेप्टेंस नेपाल में भी है। और आप ऐसे समझिए ना कि हम ये मानते हैं कि माँ जानकी की धरती जनकपुर धाम, अब वो रामायण सर्किट का हमने हिस्सा मान रखा है, तो हम उसे डेवलप करने में लगे हुए हैं। अब ये पुनौरा धाम, उसको भी हम विकसित कर रहे हैं। कनेक्टेड है ये सारा का सारा और इसके सबके साक्ष्य मिले हुए हैं, इसके सबके प्रमाण मिले हुए हैं, हम उसे डेवलप कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप में एक पहल है उस दिशा में कि हम रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है जी। उस तरफ से भी वैसी ही पहल होनी चाहिए और मुझे लगता है कि शायद अब हाल के दिनों में वो पहल एक बार फिर से शुरू हुई है। इसके पहले का जो रिजीम था, पहले के जो प्रधानमंत्री थे, शायद उस तरीके का एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा था, कहीं पर कुछ एक डिटैच मुझे महसूस हो रहा था कि था, इसीलिए रिश्ते में थोड़ी सी खटास देखने को ज़रूर मिली थी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो पहल अब नेपाल के प्रधानमंत्री का भी हाल के दिनों में हुआ कि यहाँ पर वो आते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, जो बातें होती वो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 ऐसे जगह है जहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है, बातचीत से उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन इस बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट तो पाकिस्तान के साथ भी है, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ भी है, उसी तरीके से नेपाल से भी। लेकिन क्या ये बॉर्डर डिस्प्यूट इतना भयावह रूप ले सकता है कि पूरी तरीके से रिश्ते में कड़वाहट घोल दे? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि सदियों से हमारे रिश्ते हैं नेपाल के साथ। जी जी, मजबूत रिश्ते की बात की आपने, बहुत ज़रूरी है जो मजबूत रिश्ता, तो और किस तरीके से हम उसे मजबूत कर सकते हैं। उस दौरान बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे और भी लोग हैं उन्हें शायद वो पसंद ना हो जो रिश्ता हमारा जो भारत नेपाल संबंध है, तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं ताकि जो है वो संबंध अच्छा ना हो सके। किस तरह की और चुनौतियों का सामना करना पड़ा भारत और नेपाल जो संबंध है उसको और मजबूत बनाने के लिए? देखिए, हम समझते हैं इस बात को बखूबी, और जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स, वो इस बात को
बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि चाइना का एग्रेशन पॉलिसी होता है, वो एक तरीके से नया फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म है चाइना का। नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो एक बफर नेशन की तरह काम कर रहा है। आप अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में, आप अपनी दोस्ती नेपाल के साथ अगर मजबूत रखते हैं तो एक बफर जोन का काम कर रहा है। आपने पढ़ा भी होगा, कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके से आई थी कि जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ भी नेपाल का है। नेपाल ने आरोप लगाया था कि चाइना उसके ज़मीन को, उसके कई इलाके को हड़प रहा है और वहाँ मैसिव कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस बाबत ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया गया था नेपाल सरकार के द्वारा। तो नेपाल भी इस चीज़ को समझ रहा है कि चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके तहत वो नेपाल के कई हिस्सों पर नज़र गड़ाए बैठा है, जैसे डोकलाम या तमाम जगहों पर वो नज़र गड़ाए बैठा है। वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। हमें हर कीमत पर अपना इन्फ्लुएंस नेपाल पर रखना ही पड़ेगा। रिश्तों में दरार की जब शुरुआत होती है और हमने देखा कि वहाँ पर अभी कई इलाकों में तो भारत विरोधी गाने भी बनाए गए, खास करके उत्तराखंड के बॉर्डरिंग इलाके में कई बार ऐसी रिपोर्ट्स छपी भी कि भारत विरोधी गाने चल रहे थे। आखिर इसको कौन फोमेंट कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना का इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ अ सडन नेपाल की राजनीति में कोशिश हुई है। इसके पहले ओली की सरकार में बहुत कोशिशें हुई, कई चाइना के जो डिप्लोमैट्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि इन्फ्लुएंस किया जाए, उनके हिसाब से वैसा हुआ नहीं। हालांकि तो भारत को अपना इन्फ्लुएंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हम आर्थिक पैकेजेस अगर दे रहे हैं, हम आर्थिक मदद हर तरीके से कह रहे हैं, हम वहाँ पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, अब हम रेल रूट काठमांडू तक एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, उनको रोज़गार दे रहे हैं, हम ऑलरेडी पहले से सारा सामान वहाँ पर भेजते चले जा रहे हैं। जब भी ज़रूरत आन पड़ती है हम नेपाल को हर तरीके से जो है मदद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी इन्फ्लुएंस को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा हमें, और जब हम बढ़ाते हैं इस इन्फ्लुएंस को तो किसी भी दूसरे राष्ट्र का हस्तक्षेप या उसका इन्फ्लुएंस को हम एक तरीके से निगेट करते हैं, उसको नलीफाई करते हैं, और ये भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। और मुझे खुशी है ये कहने में कि अभी वर्तमान सरकार इस ओर जो है सराहनीय कदम उठा रही है। काफ़ी बेहतरीन पहल हो रही है इस सरकार के द्वारा, खास करके नेपाल के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ करने में। अब आप देखेंगे, एक मैं दूसरे मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बार बार रिपोर्ट्स ऐसी छपती होंगी कि नेपाल ने इतना पानी छोड़ा। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि शायद जानकारी की कमी है। नेपाल पानी कहाँ से छोड़ेगा? अब आप जितनी भी पहाड़ी नदियाँ हैं उसके कैचमेंट एरिया को विकास आप समझ लीजिए जी, और वहीं पर भारत की भूमिका आती है, अहम भूमिका आती है कि ऐसी कुछ सुविधा हम डेवलप करके दे दें कि नेपाल वास्तव में पानी छोड़ने की स्थिति में आए। जी, कई अफवाहें, कई बातचीत इस पर भी होती है, चर्चाएं, अफवाहें, खबरें हमें सुनने को मिलती है। नेपाल ने 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। अब जो नदियां हैं, आप देखिए कि अदवरयू समूह की नदियां की बात कर लें, कोसी कर लें, गंडक कर लें, जिनका ओरिजिन नेपाल से है। बराह क्षेत्र में ऑलरेडी एक पूरा सर्वे हो चुका है। बराह क्षेत्र आप जानते हैं कि जब आप बीरपुर बराज, जहाँ पर कोसी पर जो एक बराज बनाया गया है, भारत द्वारा निर्मित वो बराज है। आपको पता होगा साल 2008 में एक डिस्चार्ज हुआ था, 4 लाख से कम का डिस्चार्ज था, और कोसहा की त्रासदी हुई थी। कोसहा में ब्रीच हुआ था, एम्बैंकमेंट को कोसी ने ध्वस्त किया था। वहाँ पर भी थोड़ी सी खटास दिखी थी भारत और नेपाल के रिश्ते में। वजह क्या थी कि वहाँ के मजदूरों को सही वक्त पर काम करने नहीं दिया गया था। तो जो एम्बैंकमेंट को मजबूत करने की प्रक्रिया होती है, बुटरेसिंग कहते हैं, वो संभव नहीं हो पाया था। काम में देरी होती रही, एम्बैंकमेंट पर पहले ही पानी का काफ़ी दबाव था और वो टूट गया। हमें समझने की यह आवश्यकता है कि कोसी एक ऐसी नदी है जो लगातार धारा बदलती है, क्योंकि उस नदी में गाद बहुत ज़्यादा है। तो नदी का जो 3 कोर्स हम डिस्क्राइब करते हैं कि पहाड़ से उतरने के बाद वो काफ़ी चंचल होती है नदी। ये नदी कहीं ना कहीं जो है वो उसी वक्त पहाड़ी से उतरने के बाद प्रकाशपुर में जब वो उतरती है, ज़मीन पर आती है, सप्तधारा कोसी की, इतना गाद उस नदी के अंदर में है कि वो गाद पूरा सिल्टेशन करना शुरू कर दिया। सिल्टेशन की ये स्थिति आज की तारीख में अगर हम डिसिल्टेशन नहीं करवाएंगे तो आप मान के चलिए कि एम्बैंकमेंट आपको उठाते रहना पड़ेगा और नदी की धारा लगातार ऊपर उठती चली जाएगी। इस वजह से एम्बैंकमेंट पर दबाव बहुत ज़्यादा है।
अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि भारत का वहाँ पर जो है और नेपाल का साथ आना बेहद ज़रूरी है। डिस्कशन हुआ कई बार कि बराह क्षेत्र में एक बड़ा डैम बनाया जाए ताकि कोसी, जो शोक की नदी कही जाने लगी, हालांकि शोक की नदी नहीं थी कोसी, इसको तो कहा जाता था कि इस नदी जो है लोगों को बहुत कुछ देती है। शोक की नदी एक तरीके से तब्दील हो गई लगातार बाढ़ की वजह से। अगर बराह क्षेत्र में वास्तव में एक ऐसा डैम बनाया जाए जो पानी के फ्लो को चेक कर सके, तो फिर डिस्चार्ज आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस पानी का इस्तेमाल हो सकता है। वो फीजिबल है नहीं फीजिबल है वो एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन इस पर अभी सर्वे फिलहाल चल रहा है। अब अधवरयू समूह की नदियों का ही हम जिक्र कर लें। पिछले 2 साल में आपने देखा किस तरीके से तांडव मचाया इन नदियों ने, खास करके सीतामढ़ी के आसपास के इलाके में। दूसरी नदियों का बात कर लें, आप बूढ़ी गंडक की बात कर लें, बूढ़ी गंडक की आप बात कर लें, कमला बलान की आप बात कर लें, तो कहीं ना कहीं आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा इन जगहों पर, क्योंकि नेपाल शायद उस तरीके से डेवलप करने में अक्षम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो बात कही जाती है कि नेपाल ने इतना पानी छोड़ा, एक्चुअली पानी नहीं छोड़ा जाता। तेज़ बारिश होगी, वो पानी बह करके आएगा। अनचेक्ड वो पानी है, वो पानी को चेक नहीं कर सकते आप। बराज पर फाटक कब तक बंद करके रख सकते हैं, कितना आप चेक कर सकते हैं। जो कुसहा का तटबंध हुआ और उसके बाद बराज बनाएगा, कब तक उसको आप रोक सकते हैं। एक लिमिट है उसका, उसकी कैपेसिटी तुरंत फुल होगी तो आपको फाटक खोलना पड़ता है। खटास की खबरें हों या कई अन्य अफवाहें हों, लेकिन दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो जो संबंध है मजबूत होते जा रहे हैं। भारत हर वक्त जो है वो नेपाल के सामने मदद के लिए खड़ा होता है। जैसे आपने बाढ़ की बात की, कई ऐसी परिस्थिति आई है, भूकंप हो या बाढ़ हो, जो भारत है सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है नेपाल के। एक सच्चा मित्र कह सकते हैं, सच्चे मित्र की तरह एकदम वो हर परिस्थिति में, हर चुनौती के सामने लड़ने के लिए नेपाल के साथ होता है। कई मदद की गई भूकंप के दौरान, बाढ़ के दौरान, किस तरह की चीज़ें की गई, किस तरह की सहायता प्रदान की गई भारत के द्वारा, मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा बताइए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही विकास। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, चूँकि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और 2008 में कुसहा तटबंध जब टूटा था उस दौरान की ये कहानी है। हमारा इंजीनियरिंग जो रेजिमेंट है आर्मी का, ये उन दिनों नेपाल सरकार की परमिशन के साथ ये यूनिफॉर्म में नहीं इनको अलाउड था जाना, हथियार लेके नहीं जा सकते थे। और कुसहा बांध का निरीक्षण चल रहा था कि उस तटबंध को मरम्मत किस तरीके से किया जाएगा। ये अपनी गाड़ियों में थे और मैं आपको बताऊं कि शायद लोकही करके जगह है और एक सकरे रास्ते से इनकी गाड़ियां जा रही थी, क्योंकि जहां पर ब्रीच साइट था वहां तक पहुंचना था। दुर्गम था चूँकि रास्ते कट गए थे और मैं उस इलाके में पहले से मौजूद था। एकाएक चीख पुकार चित्कार की आवाज़ आई, कुछ महिलाएं सड़क पर दौड़ती हुई आई। मेरे आगे इनकी बड़ी ट्रक जैसी गाड़ी थी, उसमें कुछ आर्मी के जवान थे जो इंजीनियरिंग डिवीज़न से थे। उन्होंने गाड़ी अपनी रोक दी। महिलाओं की चीख पुकार इसलिए थी कि एक साथ 7-8 आदमी को सांप ने काटा था, या जहर, मुझे ठीक से वो स्मरण नहीं है, या तो जहर खाया था या सांप ने काटा था। नियरेस्ट हेल्प जो है वो अवेलेबल उनके पास क्या हो सकता था, पास का अस्पताल। आप सोचिए कि वैसी परिस्थिति में जो हमारे आर्मी के जवान वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने उन तमाम जो विक्टिम्स थे उनको उस गाड़ी पे बिठाया, अस्पताल पहुँचाया। और जो वहाँ की प्रेस लगातार ये सवाल खड़े कर रही थी कि भारत की आर्मी नेपाल की सीमा के अंदर क्यों प्रवेश कर रही है, ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे थे। विपक्ष हर जगह होता है जी। वही वहाँ के तमाम अखबार इस बात को छापते ही कैसे इंडियन आर्मी ने उन लोगों की जान बचा ली, सही समय पर उनको अस्पताल पहुँचा करके। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं वो मित्रता, वो प्रगाढ़ता इस तरीके से वो रचा बसा है। मैं कई दिनों तक कुसहा के आसपास था, वहाँ के SHO के इक्विवेलेंट होंगे, क्या कहते हैं वो, नेपाल प्रहरी या कुछ इस तरीके से कहते हैं। आप सोचिए वो हंगामा करते थे कि दिन का लंच आपके साथ लेंगे, क्योंकि खाने पीने का कुछ तो मिलता नहीं था। दिन का लंच वो मुहैया कराते थे। उनको लगता था कि ये रिपोर्टिंग सही तरीके से अगर होगी तो शायद इस इलाके का कुछ विकास होगा। और अभी पर्यटन के रूप में काफ़ी डेवलप वो कर रहे हैं, वो टप्पू क्षेत्र के से वो काफ़ी विकसित कर रहे हैं। भारत की काफ़ी अहम भूमिका है, अच्छी सड़कें वहाँ पर
बन करके अब तैयार हो गई हैं। जो ब्रिज साइट था, इतनी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर काम किया गया है कि ब्रिज साइट को पूरी तरीके से प्लग किया गया है। जो एम्बैंकमेंट्स पहले थे, रख रखाव उस तरीके से नहीं हो पा रहा था, आज रख रखाव पर पूरी तरह से सरकार यहाँ की ध्यान दे रही है। जी, विकास की आपने बात की। भारत बहुत अहम किरदार निभाता है जब नेपाल के विकास की अगर भागीदारी की बात की जाए तो, शिक्षा के क्षेत्र हो और अन्य क्षेत्र हैं उसमें भी। मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, किस तरह से और भागीदारी देता है भारत विकास के लिए? देखिए, विकास के कई पैमाने हैं। मुझे लगता है कि जो अर्थव्यवस्था है व्यापार पर टिकी होती है, 60% के आसपास का व्यापार नेपाल का जो है भारत से ही है। बाकी और भी जिस तरीके की मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करते ही हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि 60 लाख के आसपास, अगर मुझे सही से स्मरण, 60 लाख के आसपास नेपाल मूल के लोग वो भारत में पहले से काम कर रहे हैं। 65,000 के आसपास शायद इंडियन आर्मी में वो काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए नेपाल के लोगों के लिए भारत एक, कहते हैं ना, कोई इट इज़ अ सेफ हेवन। वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सेफ हेवन है। लोग आते हैं यहाँ, काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारा भी उन पर विश्वास है ना, हमारा भी उन पर विश्वास है। हम कभी देखते हैं क्या कि वो स्टिग्मा के रूप में तो नेपाली शब्द इस्तेमाल हम नहीं कभी करते जी, संभव ही नहीं है, नहीं कर सकते। हम मानते हैं वो हमारा हिस्सा है, क्योंकि हमारी कल्चर से पूरी तरह से वो मिला जुला है। रोटी बेटी का संबंध ऐसे नहीं होता, रोटी बेटी का संबंध है और ये संबंध आगे भी रहेगा। लेकिन अभी थोड़ी पहल हमें और करनी पड़ेगी। हम नहीं कह सकते कि एक डिप्रेशन की ओर, वर्ल्ड डिप्रेशन की ओर दुनिया अग्रसर है। फ्यूल प्राइसेस हो, ये वॉर की स्थिति हो, हम देख रहे हैं कि कई अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो बस्ट होती चली जा रही हैं, अर्थव्यवस्थाएं जो हैं चरमरा रही हैं। और जो छोटे राष्ट्र हैं उनकी स्थिति और थोड़ी सी नाजुक होती है। बांग्लादेश की क्या स्थिति हो रही है आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर भारत को थोड़ी सी अहम भूमिका और निभानी ही पड़ेगी। जो आर्थिक मदद हो, उनके विकास के लिए और क्या चीज़ें की जा सकती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो हमको समझना पड़ेगा कि वो हमारे लिए एक बफर स्टेट का भी काम कर रहा है। ये करने की आवश्यकता होगी। हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं और नेपाल के साथ जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, इसको हम लगातार चाहते हैं कि वो अक्षुण्ण रहे, उसमें किसी तरीके से कहीं कोई विभेद ना आए। ये हमारी कोशिश होती है और लगभग तमाम सरकारें ये करती आई हैं। जी, भारत तो हर वक्त खड़ा होता है मदद के लिए नेपाल के। जो परिस्थिति थी कोरोना काल में, कोविड के दौरान जो परिस्थिति थी, नेपाल जो है वो एक पर्यटक स्थल है। उस वक्त कितना मुश्किल रहा होगा नेपाल के लिए, कैसी परिस्थिति थी? क्योंकि जो कई चीज़ें बंद थी, लोग जो पर्यटक हैं वो जा नहीं पा रहे, तो कितना मुश्किल रहा नेपाल के लिए वो जो दौर था? बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। आप मान के चलिए कि संसाधन बहुत सीमित है नेपाल में, और सीमित संसाधन में सारी चीज़ों को मैनेज करना, बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए थे उस दौरान। हम कोशिश करते थे कि नेपाल की तरफ जाकर के कुछ रिपोर्टिंग कर लें, तो वो संभव नहीं था क्योंकि बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक था। लेकिन इसके बावजूद जो ज़रूरत की चीज़ें हैं भारत की तरफ से, वो नेपाल जा रहा था, उस तरफ भेजा जा रहा था। अब आप ऐसे समझिए कि नेपाल की अर्थव्यवस्था किस चीज़ पे कायम है। तकरीबन 85% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है नेपाल में। दूसरी जो उनके लिए आजीविका का एक बड़ा साधन है वो है पर्यटन। अब टूरिस्ट सबसे बड़ी संख्या में भारत के ही जाते हैं नेपाल। आप रोड रूट से लेकर के चले जाएं, काठमांडू मुझे जाना है तो मैं कौन सा रास्ता लूँगा अगर रोड रूट चुनता हूँ। मैं भिट्ठा मोड़ से अंदर प्रवेश करता हूँ, जनकपुर धाम होते हुए मैं आगे वर्दीवास से फिर मैं सिंधुली गढ़ी होते हुए, ये रूट मेरी गाड़ी कहीं तो रुकेगी, मैं चाय नाश्ता करूँगा। ऐसे जो ईटिंग जॉइंट्स हैं वो नेपाल में बहुत ज़्यादा हैं। खाजा घर कहते हैं उसको, खाजा घर यानी कि रेस्टोरेंट, खाजा घर। खाजा घर आमदनी का एक ज़रिया, बहुत बड़ा ज़रिया। तमाम खाजा घर बंद हुए, तमाम खाजा घर, कोई टूरिस्ट है नहीं, सड़कें पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई हैं। टूरिस्ट आएंगे तभी पैसा आएगा, और जो वहाँ पर मूल जो निवासी वो कितना रेस्टोरेंट में बाहर खाएंगे, वो तो ऑलरेडी मूल निवासी हैं, वो कितना खाएंगे। तो हम पर्यटक जो भी जाते हैं, और बड़ी तादाद में पर्यटक जाते थे, या पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हो या पोखरा हो, इन तमाम जगहों पर
तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा-सी गई थी, लेकिन फिर भी नेपाल अपने पैरों पर खड़ा रहा, डटकर खड़ा रहा। ये बहुत बड़ी बात है। ये त्रासदी मामूली त्रासदी नहीं थी, अच्छी अच्छी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई इस कोरोना काल में, लेकिन फिर भी नेपाल जो था वो खड़ा रहा, और जो सच्चा मित्र है वो भी हर परिस्थिति में हम भी खड़े रहे। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए। मैं चाहूँगा अगर आप दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। संदेश के रूप में हम क्या कहेंगे, हमारे संबंध जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारी कोशिश कभी नहीं होती है, भारत का एग्रेशन वाला पॉलिसी कभी नहीं रहा है। आप देखेंगे कभी एग्रेसिव पॉलिसी में हम विश्वास नहीं करते हैं। नेपाल के साथ हमारे संबंध ऐसे ही हैं, और आप जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि भारतीय मूल के पत्रकार जब उधर जाते हैं तो हमारा भी स्वागत ऐसे ही किया जाता है। हमें महसूस होता है जैसे ससुराल में आए, एक तरीके से मैं आपको बताऊं, अब ससुराल में पहुंचे हैं। तो ये संबंध और प्रगाढ़ हो, बस यही मैं एक अपील करना चाहूँगा दोनों देश के जो लोग हैं उनसे, कि ये संबंध और भी प्रगाढ़ रहे। सदियों पुराना ये संबंध है, सदियों तक कायम रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी भारत नेपाल मैत्री संबंध को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल मैत्री संबंध की, किस तरह के संबंध रहे हैं और किस तरह से संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में नेपाल सेंट्रिक में, बात करेंगे एक नए पहलू की, नेपाल और भारत संबंध की। तब तक के लिए मुझे यानी विकास को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।